सबसे पहले तो आईआईएएस की तरफ से और अर्वाचीन आयुर्वेद गुरुकुल की तरफ से सबका स्वागत है। मैं भगवान धन्वंतरी को नमन करता हूँ। मॉर्निंग विद आयुर्वेदा यह सीरीज चालू करने का हमारा उद्देश्य ये था कि दिन की शुरुआत आयुर्वेद नॉलेज से हो, आयुर्वेद अपग्रेडेशन से हो, और खास करके सर का इंटरेस्ट था कि हम आयुर्वेद ऑर्थोपेडिक केसेस ले, ताकि एक विजन लोगों में डेवलप होना चाहिए। आईआईएस ने लास्ट 4 सालों में 150 के ऊपर पेड कोर्सेज और 800 के ऊपर फ्री लेक्चर सीरीज अभी तक ली है। इसमें हमारा उद्देश्य साफ था और एक ही था कि आयुर्वेद स्पेशलिटी प्रैक्टिशनर डेवलप हो। हम देखते हैं कि 30-40 हजार पॉपुलेशन के भी एक शहर में कोई भी स्पेशलिटी के 10 से 15 प्रैक्टिशनर होते हैं और सबके पास पेशेंट होते हैं। तो उन सब के पास पेशेंट रहने का रीजन ये है कि नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर बहुत सारे हैं। वो लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा कॉन्फिडेंस रखते हैं, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें हमारे प्रैक्टिशनर के साथ भी हो, इसी वजह से हम ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं। सबसे अच्छी चीज है, देखिए लास्ट टाइम 37 लोग थे, इस टाइम अबो मोर देन डबल है, यानी 60 के ऊपर लोग है। तो हम लोग आने वाले दिनों में एक आयुर्वेद ऑर्थोपेडिक कम्युनिटी भी बनाने की सोच रहे हैं, जो स्पेशलिटी आयुर्वेद ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि हम लोग अगर कम्युनिटी बेस पे काम करेंगे, कम्युनिटी मॉडल पे अगर हम काम करेंगे, तो क्या होने वाला है ना, एक दूसरे को मदद होगी, हमें अपग्रेड कैसे करना है ये हमें पता चलेगा। और देखिए आप सोचिए कि 500 लोगों की, 200 लोगों की अगर आयुर्वेद प्रैक्टिस ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस करने वाली कम्युनिटी है, तो उस दिन एक दूसरे की मदद से प्रैक्टिस कितने अच्छे से ग्रो होगी। तो इसी का ये सिलसिला है। कुछ इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ। अ, लगभग हमारे 150 के ऊपर ग्रुप है। आने वाले दिनों में हम जो मेन ग्रुप है वहां पर फ्री लेक्चर्स के मैसेज नहीं डालने वाले हैं। जून महीने के बाद में हमें ये चीजें बंद करना है। जो आईआईएस का लोगो है उसके साथ में फ्री आयुर्वेदा के जो ग्रुप है, आईआईएस फ्री आयुर्वेद, उसी ग्रुप पे हम लोग ये मैसेज डालेंगे। आगे चल के उसको भी हम रोक के हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप बना है। मुझे या मंजूषा मैडम को पर्सनली मैसेज कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप हमारा, जो आईआईएस का व्हाट्सएप चैनल है वो, हमारा यूट्यूब चैनल है वो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, ये आप ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम का बेनिफिट ये होता है कि जो आज के लेक्चर की लिंक है वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाले हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में से लिंक्स, पीडीएफ, पीपीटी, ये लॉस नहीं होते हैं, ये मिस नहीं होते हैं। बहुत से बार हम देखते हैं मोबाइल करप्ट हो गया, चेंज हो गया, तो ये प्रॉब्लम जाते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत से बार हमारा ये सब चीजें छूट जाती है। और 2 महीने के बाद में जब हम व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डालना बंद करेंगे, तब आपको ये प्रॉब्लम ना हो, आप हर लेक्चर को अटेंड कर पाए, इसके लिए ये ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग ऑर्थोपेडिक में इंटरेस्ट रखते हैं वो अपने दोस्तों को भी इस फ्री लेक्चर सीरीज में जोड़िए, क्योंकि एक दूसरे के मदद से एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल पे ही हम लोग आगे जा सकते हैं। देखिए, सर को बहुत लोग जानते हैं, सर ने आज ये स्टेज आने के लिए, मुझे ऐसे लगता है 50 लाख के ऊपर के कोर्सेज सर ने किए। सर जापान में 2 बार 15-15 दिन रह के आए हैं। इंडिया के सब टॉप मोस्ट सिटीज में जो फॉरेन कंट्री से टीचर्स आते हैं मैनुअल थेरेपी सिखाने के लिए, उनके साथ में सर ने कोर्सेज किए हैं। सर के साथ में हमने काफी कोर्सेज भी लिए हैं, जहां पर ये सब चीजें सर ने इंटीग्रेट करके सिखाई है। और आज सर विजन दे रहे हैं इन सब कोर्स को करने के बाद में, जो सर ने नॉलेज लिया है, जो एक्सपीरियंस लिया है, उसको एक साथ लाके, इतने दिन से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको एक साथ लाके, सर का आयुर्वेदा का जो नॉलेज है उसको एक साथ लाके, सर एक विजन आपको दे रहे हैं कि केस को हमें कैसे देखना है। तो इस सीरीज को आपको अगर जुड़ना है, नंबर ऑफ लोग अगर आप यहाँ पर जुड़ोगे, तो सबको प्रोग्रेस के लिए बेनिफिट रहेगा। तो मैं, समय हो चुका है, मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ और सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सर आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। ओके। सो आज का मेरा आवाज, एम आई ऑडिबल? हाँ सर।
Okay. So okay, thing which I am not able. Okay, if I am audible, तो आज का हमारा जो टॉपिक है अनफ्रीजिंग द फ्रोजन शोल्डर। तो मैं क्विकली जानना चाहूंगा क्योंकि हमने पिछली बार भी जैसे बात किया था कि कोई भी चीज को आई एम द पर्सन की जो रिजल्ट पे बात नहीं करते हैं कि इस चीज का रिजल्ट है, इस चीज का रिजल्ट नहीं है। आई एम द पर्सन हु बिलीव्स इन द प्रोसेस। तो अगर हमें प्रोसेस पे बात करनी है तो आप मुझे बताइए, जब मैं बोलता हूं आपको कि मेरे पास एक फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आया है, आई एम हैविंग अ पेशेंट विद फ्रोजन शोल्डर, तो आपके दिमाग में क्या सिम्टम्स आते हैं, या आपके पास कौन से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको आप ये लेबल देते हो कि यार ये फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है? कम ऑन, चैट बॉक्स सबके लिए खुला है, तो फास्ट। ही सबसे और पहले शी। उसका हाथ नहीं उठेगा, हाथ उठाने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, और हम्म हाथ उठाने पर वो शोल्डर को अपोजिट साइड में झुकाता है, तो हम हम्म समझेंगे कि ये फ्रोजन शोल्डर है। हम्म उसका 3 एंगल है, सीधा सामने से नहीं उठता है, बगल से नहीं उठता है, पीछे से नहीं उठता है, एंगल से, तो हम फ्रोजन शोल्डर उसको समझेंगे। ओके। हम्म अभी इसमें जिसमें जिन्होंने बताया, फर्स्ट रूल आउट डायबिटीज हिस्ट्री, पेन रहेगा, होल्ड हिज शोल्डर, टिंगलिंग रहेगा, कांट लिफ्ट हैंड अबव द हेड, restricted to the shoulder movement and pain in the forearm. ओके ओके। अब ये, सॉरी टू से, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मुझे बुखार है, तो इससे आप मलेरिया डायग्नोस कर लोगे? कम ऑन, कम अप फास्ट। अगर मैं बोलूं कि मुझे 3 दिन से बुखार है, तो आप ये डायग्नोस कर लोगे कि मुझे मलेरिया है करके? हम्म नहीं, बराबर है, क्योंकि बुखार इज अ सिम्टम, ये एक लक्षण है, ना कि एक डिसीज है। वैसे ही फ्रोजन शोल्डर, जिसका टेक्निकल नाम है अडेसिव कैप्सुलाइटिस, ये एक साइन है। ओके, स्टॉप एवरीबॉडी मैसेजिंग, जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं तो हम आते हैं। तो ये जो आप सब अब ये जो बोल रहे हो कि भाई रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगा, पेन रहेगा, डायबिटीज की हिस्ट्री रहेगी, ये सारी चीजें जब आप बोलते हो, तो ये सारी सिम्टम्स है, ये डिसीज नहीं है। जबकि आप फ्रोजन शोल्डर जब बोलते हो, तो इट इज अ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन, जिसको अडेसिव कैप्सुलाइटिस, ये टेक्निकल नाम है। फ्रोजन शोल्डर ये लेमैन्स लैंग्वेज में बोलते हैं, क्योंकि हाथ उठता नहीं है, ये प्राइमरी कंप्लेंट उसमें होती है। यू आर करेक्ट, आप लोग पूरी तरह से गलत नहीं हो। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं बोल रहा हूं मुझे बुखार है, बदन दर्द है, तो इससे आप डायरेक्टली डायग्नोस कर पाओगे क्या कि मुझे मलेरिया है, या वायरल फीवर है, या टाइफाइड है? नहीं। आपको और भी साइन सिम्टम्स लगेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशंस लगेंगे, कुछ क्लिनिकल मेथड्स लगेंगे, जिससे आप उसे सस्पेक्ट कर पाओगे। जैसे अगर स्टेप लैडर फीवर है कि भाई फीवर कम ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यू फीवर है, थोड़ा सा कम होता है लेकिन बेसलाइन टच नहीं हो रहा है, तो आप सस्पेक्ट करोगे कि टाइफाइड है। हर 24 घंटे बाद, हर 12 घंटे बाद अगर मुझे बहुत ज्यादा चील्स के साथ फीवर आ रहा है और फिर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, ये क्लासिकल सिम्टम है, तो आप सस्पेक्ट करोगे कि ये मलेरिया है। या बहुत ज्यादा बॉडी एक है और ब्लड इन्वेस्टिगेशन निगेटिव है, तो फिर आप सस्पेक्ट करोगे कि ये वायरल है। एम आई राइट? इज इट मेकिंग सेंस? क्या मैं जो बोल रहा हूं उससे आप एग्री हो रहे हैं? यस सर। तो इन द सेम वे, केवल शोल्डर पेन होता है और शोल्डर उठता नहीं है, इसका मतलब वो फ्रोजन शोल्डर है, ऐसे नहीं होता है। क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि आई एम अ मैन ऑफ प्रोसेस। कोई पेशेंट आया आपके पास, उसने कंप्लेंट की मेरा शोल्डर बहुत पेन कर रहा है,
मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, या सर ने जैसे बताया कि वो जब एक साइड में झुक रहा है तो आपने उसको लेबल कर दिया कि फ्रोजन शोल्डर है, वहां पे अग्निकर्म कर दिया, वहां पे वेदन कर्म कर दिया, और आपने डिक्लेयर कर दिया कि देखो मैंने पिछले 6 महीने से फ्रोजन शोल्डर था वो ठीक कर दिया। आई एम सॉरी टू से, मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, बट समझिए मैं आपकी साइड से हूं, किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई इरादा नहीं है, बट क्या वो सही में फ्रोजन शोल्डर था या कोई अलग पैथोलॉजी थी जिसको आपने ट्रीट किया? देखिए ठीक है, आपके पास आजकल क्या है कि पेशेंट खुद ही अपना डायग्नोसिस लेके आ जाते हैं कि सर मुझे फ्रोजन शोल्डर है, सर मुझे माइग्रेन है, सर मुझे फलाना है, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, उसके समाधान के लिए आपने बोल दिया कि देख तेरा फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया, लेकिन क्या आपने उसको डायग्नोस किया था कि वो फ्रोजन शोल्डर ही था या कोई और पैथोलॉजी भी थी? ठीक है, किसी ने तो भी लिखा कि उसमें हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज एक प्रोमिनेंट फीचर हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस है जिनको फ्रोजन शोल्डर है जिनको डायबिटीज नहीं है, और बहुत सारे डायबिटिक केसेस है जिनको फ्रोजन शोल्डर कभी हुआ ही नहीं है। सो इट इज नॉट द कंपल्सरी थिंग। सो आज के लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि पहले तो आप समझिए कि आप क्या ट्रीट कर रहे हैं, आप पेशेंट के सामने क्या नाम दे रहे हैं, उसको पेशेंट क्या क्लेम कर रहे हैं, इट इज अप टू योर कॉन्शियसनेस, लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं क्या ट्रीट कर रहा हूं। इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज हम सब लोग करेंगे। जिन लोगों को पॉसिबल है वो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, जिनको नहीं है पॉसिबल वो जो मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं वो खुद करके देखिए, फिर हम हमारी टॉपिक पे आगे। ऑल आर रेडी? प्लीज इफ यू आर रेडी फॉर द एक्सरसाइज। यस सर। हाँ, सीधा बैठिए, पहले तो कोई लेटा होगा तो उसको बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा सुबह का टाइम है, थोड़ा सा आलस होगा, लेकिन प्लीज सिट डाउन। तो अभी हम दो एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसे भी आप बैठे हो थोड़े से स्लाउच हो जाओ, यानी ऐसे झुक जाइए, ऐसे झुक जाइए, ओके, और हाथ सीधा कीजिए। अभी झुके रहिए और हाथ को ऊपर उठाइए। क्या सबका हाथ ऊपर उठ रहा है पूरा? जिन जिन लोगों ने एक्सरसाइज की, जिन जिन का हाथ पूरा उठ गया वो यस टाइप कीजिए, जिनका नहीं उठा है उन्होंने एन टाइप कीजिए। यस। हाथ पूरा ऊपर चला गया आपका 100%। जब आप स्लाउश कर रहे हो, नहीं, इतने लोगों का हाथ अगर ऊपर गया है तो समथिंग इज बिन रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जब आप स्लाउश कर रहे हो और हाथ को ऊपर उठा रहे हो तो क्या 100% हाथ ऊपर जा रहा है आपका, सीधा हो पा रहा है, या शोल्डर में रिस्ट्रिक्शन फील हो रहा है? हाँ, शोल्डर में रिस्ट्रिक्शन फील हो रहा है आगे से झुकने से। जिनको जिनको रिस्ट्रिक्शन फील हो रहा है वो रिस्ट्रिक्शन या आर लिखिए, जिनको नहीं फील हो रहा है ओके। सो दैट वाज द एक्सपेक्टेड आंसर। मैक्सिमम लोगों को डॉक्टर संगीता मैम ने तो डिग्री भी दे दी 130, वेरी गुड, जबकि 180 जाना चाहिए नॉर्मली। तो रिस्ट्रिक्शन मैक्सिमम लोगों को फील हुआ है, ओके। नाउ सब लोग सीधा बैठ जाइए, इरेक्ट हो जाइए, ओके। राव राणे सर ऐसा झुक जाइए, पीठ से झुक जाइए आगे और फिर हाथ ऊपर कीजिए। रामेश्वर राव राणे सर झुक जाइए और हाथ ऊपर कीजिए, देखिए जा रहा है क्या ऊपर? यस, रिस्ट्रिक्शन फील हो रहा है ना? अब स्ट्रेट बैठ जाइए, स्ट्रेट इरेक्ट हो जाइए, गर्दन सीधी कर लीजिए और अभी हाथ ऊपर कीजिए। देखिए कितने लोगों को रिस्ट्रिक्शन फील हुआ। अगर नहीं हुआ रिस्ट्रिक्शन फील तो नो लिखिए। हाथ ज्यादा आसानी से ऊपर गया ऐसा लग रहा है? ओके, गॉट इट। तो अब हमको यही बात समझनी है कि क्यों हमें रिस्ट्रिक्शन फील हुआ, क्योंकि उसका हम हमारे पीपीटी में देखेंगे। लेकिन एक बात समझिए कि आपके शोल्डर की जितनी भी मूवमेंट्स है
अबव 90 डिग्री या अबव हेड जितनी भी मूवमेंट्स है, इसमें केवल शोल्डर मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती है, इसमें आपका सर्वाइकल स्पाइन भी इन्वॉल्व है, आपका थोरेसिक स्पाइन भी इन्वॉल्व है। अगर आपका थोरेसिक स्पाइन और सर्वाइकल स्पाइन में इश्यू है तो भी पेशेंट को रिस्ट्रिक्टेड शोल्डर मूवमेंट फील हो सकती है। सो ओनली फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ये एक ही कारण नहीं है। दिस इज द फर्स्ट प्रूफ। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। भले ही आप सीधे बैठे हैं, स्ट्रेट बैठिए और अपनी जो गर्दन है उसको रिट्रैक्ट कीजिए, दबाने की कोशिश कीजिए, लाइक दिस। नाउ लिफ्ट द हैंड। देखिए अभी भी 100 डिग्री, पूरा 180 डिग्री ऐसा इजी जा रहा है क्या? जब आप गर्दन को इस तरह से रिट्रैक्ट कर रहे हैं। कम ऑन, डू इट फास्ट, हमें कंप्लीट भी करना है। वी विल बी वाइंडिंग अप टू 9:45। हाथ पूरी तरह से ऊपर जा रहा है रश्मि मैडम? सॉरी, अगेन देयर इज समथिंग मिसिंग। अगर रिस्ट्रिक्शन फील हो रहा है तो आर लिखिए, और अगर इजीली ऊपर जा रहा है तो एन आर लिखिए। एन फॉर न्यू दिल्ली। स्लाइट रिस्ट्रिक्शन, हाँ वो हर एक के फ्लेक्सिबिलिटी पे भी थोड़ा बहुत ये करेगा, क्योंकि आप सब लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। यू आर द मोस्ट ऑफ यू आर हेल्दी पीपल, तो हो सकता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो, लेकिन आप उसको सिंपल इसमें देखिए कि अगर आप गर्दन सीधा रखते हैं और हाथ ऊपर ले जाते हैं तो आपको क्या फील होता है, और जब आप गर्दन को रिट्रैक्ट कर रहे हो और फिर हाथ ऊपर ले जा रहे हो तो क्या फील हो रहा है। तो दिस इज द सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन कि आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर सर्वाइकल मसल्स में भी अगर कोई इश्यू है तो भी आपका रिस्ट्रिक्टेड हैंड जो है, जो हाथ आपका जो ऊपर उठना है वो रिस्ट्रिक्टेड भी हो जाएगा। माइट भी अगर वहां पे न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, यानी वहां पे अगर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे अगर नर्व कंप्रेशन है या फिर ऑस्टियोफाइट्स बने हैं, तो देन इट मे बी पेनफुल ऑल्सो। देन सेकंड एंड द थर्ड एंड द लास्ट एक्सरसाइज, आपकी जो ये अपर ट्रापेजियस मसल होती है, जहां से आपका शोल्डर खत्म होकर ये कंधा शुरू होता है, इस मसल को आप इस तरह से प्रेस कीजिए एंड देन ट्राई टू लिफ्ट द हैंड साइडवेज और दी अपवर्ड। तो आपको कितना मसल, ये खुद से करने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, बट यू कैन ट्राई। इस अपर ट्रापेजियस मसल को होल्ड कीजिए और देखिए हाथ उठाने में आपको क्या तकलीफ लग रही है। कम ऑन फास्ट। इज इट रिस्ट्रिक्टेड, पेनफुल? Restricted. Okay, restricted. Restricted. Slightly restricted. Yeah, some may people, क्योंकि वो आपने कहाँ पे प्रेस किया उस पे भी वो डिपेंड करेगा, तो कुछ को लगेगा कुछ को नहीं लगेगा। सो ये एक्सरसाइज कराने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो एक्टिव इन दिस एक्सरसाइजेस। So please, I will request कि stop now messaging. It will disturbing my screen. तो अभी आप इस बात से कन्विंस हो गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है, कि शोल्डर में पेन होना केवल और केवल एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर ये एकमात्र डायग्नोसिस नहीं हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर की ही, लेकिन आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते आना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि जो मैं ट्रीट कर रहा हूँ वो सही में फ्रोजन शोल्डर है या कोई अदर पैथोलॉजी है। क्योंकि अगर क्या होगा ना कि केवल आप फ्रोजन शोल्डर को ही ट्रीट करोगे या उस रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट को या पेनफुल शोल्डर मूवमेंट को फ्रोजन शोल्डर समझ के ही ट्रीट करोगे, तो हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी मिस कर जाओ। और अगर आप इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी मिस कर जाओ तो क्या होगा ना, पेशेंट को रिकरेंस रहेगा। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब उस दिन आपने ट्रीटमेंट कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा हाथ भी उठने लगा, सारी चीजें ठीक हो गई, लेकिन 4 दिन बाद 5 दिन बाद वापस वैसे ही हो गया।
फिर आप बोलोगे उसको 4 सेटिंग करना है, अग्निकर्म की 5 सेटिंग करना है। आई एम नॉट अगेंस्ट अग्निकर्म, आई एम नॉट अगेंस्ट वेदन कर्म, बस मेरा बोलना है कि कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले वी शुड हैव द प्रिसाइज डायग्नोसिस। देखिए आयुर्वेद में चिकित्सा की सबसे सटीक और सबसे छोटी डेफिनेशन जो है वो एक ही है, निदान परिवर्जन। अगर आप किसी चीज का निदान नहीं कर रहे हो तो निदान परिवर्जन नहीं कर पाओगे, और निदान परिवर्जन नहीं कर पाओगे तो लॉन्ग लास्टिंग और रिजल्ट्स नहीं रहेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आयुर्वेद में ये जो आजकल ट्रेंडिंग हो रहा है, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट, इंस्टा पेन मैनेजमेंट, ये इट विल बी इवॉल्व लाइक अ स्कैम। ये एक स्कैम की तरह बाहर आएगा, क्योंकि इंस्टेंट जो चीज जितनी इंस्टेंट होगी उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगी। नो डाउट इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट होता है आयुर्वेद से, इंस्टेंट पेन में बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा पेशेंट को फील भी होता है। कभी कभी ये रिजल्ट लॉन्ग टर्म भी रहते हैं, लेकिन ये रिजल्ट रिप्रोड्यूसेबल भी होने चाहिए। इसको आप ध्यान में रखिए इस वर्ड को, कि ये रिजल्ट रिप्रोड्यूसेबल भी होने चाहिए। यानी आप अगर 10 पेशेंट, देखिए 100% पेशेंट आप ट्रीट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप 10 में से 7 या 8 पेशेंट भी ट्रीट कर पाओ तो भी आपका सक्सेस रेशियो बहुत होगा। So for that particular period, diagnosis is the prime key. So now let's start with the today's main topic. I will request कि आप सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। I will just request somebody कि please let me know that the screen is visible. Somebody unmute and Yes, sir. let me. Yes, sir. Okay, thank you. So Welcome first, to Arvachin Ayurved Gurukul. Discover the ancient wisdom of Ayurveda in a modern approach. Join our community today. Thank you for being here. so this is Aru, our icon, and he has already welcomed you. Now, today's topic, unfreezing the frozen shoulder. Already, Dr. Lalit sir have given my introduction. Then coming, so this is what I was trying to tell you कि टोटल शोल्डर एबडक्शन जो होता है, यानी जो उसे हम बोलते हैं कि हाथ जो पूरी तरह से ऊपर जाता है, इट इज जो भी ये होता है, इट इज एवरेजली 180 डिग्री, जिसमें से 120 डिग्री जो है ये केवल ग्लेनोहेमोरल जॉइंट से होता है, और उसके ऊपर जो 60 डिग्री जो हाथ ऊपर जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ द स्कैपुलोथोरेसिक मूवमेंट। इसीलिए जब हमने स्लाउश करके बैठे और हाथ ऊपर करने की कोशिश की तो हमारा हाथ जो है वो 120 डिग्री या 130 डिग्री तक ही ऊपर जा पाया, उसके ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि जब हम स्लाउश करते हैं तो हमारी स्कैपुलोथोरेसिक मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, वो हो नहीं पाती है, और वो नहीं हो पाती इसलिए हमारा हाथ 180 डिग्री तक एबडक्ट नहीं हो पाता है। गॉट इट? सो दिस इज द बेस ऑफ द मूवमेंट। तो इसको आपको पहले समझना चाहिए कि शोल्डर की मूवमेंट केवल शोल्डर से नहीं होती है, उसमें सर्वाइकल भी इन्वॉल्व है, उसमें स्कैपुलोथोरेसिक मूवमेंट भी है, उसमें स्कैपुलर मूवमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड द बायोमैकेनिक्स ऑफ द मूवमेंट। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट कि टोटल शोल्डर मूवमेंट जो है उसमें की रफली 2/3 मूवमेंट ही केवल आपके शोल्डर से होती है। 1/3 मूवमेंट के लिए आपको एडिशनल मसल्स, पैरास्कैपुलर मसल्स, पैरा स्पाइनल मसल्स, आपकी अपर ट्रेपेजियस एंड ऑल अदर बैक मसल्स भी इस्तेमाल होती है। सो दिस इज द पॉइंट आई वांट टू मेक बाय डूइंग दैट एक्सरसाइजेस। तो हम इसके लिए शोल्डर की एक ब्रीफ एनाटॉमी समझते हैं। जनरली शोल्डर में ये 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं, डिटेल में ये बहुत बड़ा हो जाएगा। The first one important is glenohumeral joint, the rotator cuff muscles, the scapulothoracic rhythm, the ligament and the capsule, and the neurovascular supply. जैसे कि मैंने कहा कि cervical spondylosis is one of the important factor in shoulder pain. तो इनमें कैसे कैसे ये अफेक्ट करते हैं इसको हम वन बाय वन देखेंगे। So let's see first the
ब्रीफ एनाटॉमी ऑफ शोल्डर। तो शोल्डर में जनरली क्या होता है कि ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट एक होता है। बोन्स कौन सी होती है? स्कैपुला होता है, क्लाविकल होता है, ह्यूमेरस होता है, स्पाइन ऑफ दी स्कैपुला होता है। इन दोनों के बीच में ये ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट होता है, जिसमें ह्यूमेरस जो होता है वो लैब्रम के थ्रू ग्लेनोइड इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस में अटैच होता है। ओके, उसके बाद में जो रोटेटर कफ मसल बोलते हैं, जिनको बेसिकली शोल्डर की स्टेबिलिटी के लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस जिनका है कि ये चार रोटेटर कफ मसल्स होती है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस मेजर और सबस्कैपुलरिस। इनको इजीली आप सिट्स मसल भी कहते हैं, SITS सिट्स। तो ये हर एक मसल का अपना एक वर्क है। तो क्या होगा इसमें? फर्स्ट थिंग, एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन। अब जब फ्रोजन शोल्डर है बेसिकली, या अडेसिव कैप्सुलाइटिस है जिसमें कैप्सूल टाइट हो चुकी है आपकी, तो उसमें क्या होगा? क्लासिकल रिस्ट्रिक्शन पैटर्न क्या होगा? एक्सटर्नल रोटेशन जो होगा वो एबडक्शन से बड़ा होगा, यानी एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो ज्यादा पेनफुल होगा, एबडक्शन उससे कम, और सबसे कम पेनफुल जो होगा वो इंटरनल रोटेशन होगा। जब सर ने कहा था कि 3 एंगल दैट आर नॉट द 3 एंगल, वो 3 रेंज ऑफ मोशन हम उसको बोल सकते हैं। So for your better understanding, I will demonstrate all the movements. I hope I am visible. So my hand is with the back. So this is the external rotation. This will be the most painful movement. ये मूवमेंट जो होगी वो मोस्ट पेनफुल होगी, देन एबडक्शन होगी, एंड सबसे जो ये होगी वो लीस्ट पेनफुल जो होगी वो इंटरनल रोटेशन होगी। अगर इसमें से कोई भी मूवमेंट जो है वो अवेलेबल है तो इसका मतलब वो फ्रोजन शोल्डर नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन तीनों में से अगर कोई भी रेंज ऑफ मोशन आपके लिए अवेलेबल है तो इसका मतलब इट इज नॉट अ ट्रू फ्रोजन शोल्डर, वो कुछ और पैथोलॉजी वहां पे हो सकती है। क्या हो सकती है वो हम आगे देखेंगे, बट इज इट क्लियर कि ये 3 गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है कि एक्सटर्नल रोटेशन आपका जो होगा, एक्सटर्नल रोटेशन विल बी पेनफुल, internal rotation will be least painful, abduction will be painful. Okay, is it clear up to now? So we'll go back. Then शोल्डर एनाटॉमी में ह्यूमेरस, जैसा मैंने बताया, इंफ्रास्पैनेटस मसल अगर एक्सटर्नल रोटेशन पेनफुल है, टेरेस स्पाइनल इफ एक्सटर्नल रोटेशन इज पेनफुल, देन सबस्कैपुलरिस इफ इंटरनल रोटेशन इज पेनफुल, और रोटेटर कफ मसल जो होती है सिट्स, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं कि स्टेबिलाइज द ह्यूमेरल हेड ऑफ इन द ग्लेनोइड। तो जो ग्लेनोइड कैविटी होती है वहां पे शोल्डर जॉइंट को जो स्टेबिलाइज करने में जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं वो ये सिट्स मसल या रोटेटर कफ मसल्स रोल प्ले करते हैं। नाउ कि फ्रोजन शोल्डर में आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे देखें, ये तो हमने एनाटॉमिकली देख लिया है, इसको हमने लेबल भी कर दिया, चलो ढूंढ लिया। नाउ वी आर कमिंग की एनाटॉमिक आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज कोरिलेट विद द अपर बाहु, जिसे कई जगह अवबाहु भी कहा जाता है। तो इट कोरिलेट विद द अपर बाहु। इसमें अभी क्या है कि वात प्रकोप हो रहा है और धातु क्षय भी है, बिकॉज इट इज अ कैप्सुलाइटिस, तो वहां का जो स्निग्ध गुण है वो
कब हो रहा है, रुक्ष गुण बढ़ गया है और जिसकी वजह से स्त्रोतावरोध हो चुका है, वात प्रकोप जन्य स्त्रोतावरोध होगा और इसकी वजह से जो सिम्टम्स निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, पेन यानी वहां पे रुझा होगी, दर्द होगा, स्टिफनेस यानी स्तंभ होगा, जिसके बाद में रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट यानी गति हानि भी उस जॉइंट की होगी। तो ये 3 सिम्टम्स जनरली अवभावुक में या अपभावुक में बताए गए हैं, जिससे हम कोरिलेट करते हैं फ्रोजन शोल्डर को। लेकिन इसके साथ साथ हमें अंश शोष के बारे में भी सोचना जरूरी है, बिकॉज अंश शोष सुश्रुत ने बताया गया है दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग केस, कि जहां पे अपभावुक से अलग सिम्टम्स मिलते हैं और जहां पे जो संप्राप्ति है वो भी अलग है। तो इसका जो एक शॉर्ट कंपैरिजन जो है वो मैंने इस स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं कि देखिए, पहले तो कंसेप्ट देखते हैं कि अपभावुक में क्या है, फंक्शनल रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे गति हानि हो गई है, स्तंभ आ चुका है और धातुक्षय जन्य वात प्रकोप है। लेकिन अंश शोष में आपको डिजेनरेटिव वेस्टिंग, यहाँ पे इसमें आपको मसल वेस्टिंग दिखेगी, धातुक्षय दिखेगा। अपभावुक में धातुक्षय होगा लेकिन वो मिनिमल होगा, वहां पे मेजरली जो होगा वो अवरोधात्मक या उपस्तंभित वात वहां पे ये होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, क्षयजन्य वात प्रकोप होगा, मसल वेस्टिंग होगी अंशशोष में, और इसमें ज्यादा आपको वीकनेस लगेगी रादर देन पेन। फ्रोजन शोल्डर में कैप्सुलर फाइब्रोसिस है, जो कैप्सूल है, जॉइंट कैप्सूल है, वो फाइब्रोस हो चुकी है, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर मॉडर्न साइंस में कहते हैं। तीनों में दोष तो वात ही रहेगा, लेकिन अपभावुक में वात प्रकोप जन्य स्तंभ रहेगा, लेकिन अंशशोष में वात प्लस धातुक्षय रहेगा, और फ्रोजन शोल्डर में जो है वो इन्फ्लामेशन और उससे ज्यादा फाइब्रोसिस रहेगा। यानी यहाँ पे भी पित्त की भी यहाँ पे थोड़ी बहुत पित्त दोष का भी इसमें आवरण रह सकता है। दर्द में अपभावुक में मॉडरेट टू सीवियर दर्द रह सकता है, अंशशोष में मॉडरेट माइल्ड टू मॉडरेट रहता है। अब मैं ये भी अंशशोष को जनरली इसमें मैं इंक्लूड करना रह गया, लेकिन अंशशोष को आप जनरली सुप्रास्पाइनेटस टेंडोनोसिस, सुप्रास्पाइनेटस टियर, सुप्रास्पाइनेटस फाइब्रोसिस, इन सारी जो कंडीशंस कभी कभी आपको एमआरआई में मिलती है, उनके साथ में आप अंशशोष को कंपेयर कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर में पेन सीवियर रहेगा अर्ली स्टेज में, बाद में जैसे जैसे वो क्रॉनिक होते जाएगा तो पेन कम हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट बढ़ जाएगी, और थर्ड स्टेज में दोनों भी चीजें रिस्टोर होना चालू हो जाएगी। स्टिफनेस अपभावुक में प्रोमिनेंट रहेगा, अंशशोष में उतना प्रोमिनेंट नहीं रहेगा, मॉडरेट रहेगा, और फ्रोजन शोल्डर में तो बिल्कुल मार्क यानी वो क्लासिकल सिम्टम आ जाएगा, स्टिफनेस उसमें। मसल वेस्टिंग अपभावुक में मिनिमम रहेगी, अंशशोष में सिग्निफिकेंट रहेगी, और फ्रोजन शोल्डर में भी जो है वो माइल्ड रहेगी। इसीलिए हम फ्रोजन शोल्डर को ज्यादातर अपभावुक से कंपेयर करते हैं, क्योंकि आप अगर देखोगे दोनों यानी मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू फ्रोजन शोल्डर और अपभावुक, आपको काफी सारी चीजें सिमिलर दिखेगी। रेंज ऑफ मोशन में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, वीकनेस बेस्ड रिस्ट्रिक्शन रहेगा। अब वीकनेस बेस्ड रिस्ट्रिक्शन कैसे रहेगा, फ्रोजन शोल्डर में दोनों भी मूवमेंट यानी पैसिव और एक्टिव, यानी पेशेंट खुद से भी हाथ उठाता है तो भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा, आप उठाने की कोशिश करोगे या दूसरे हाथ से उठाने की कोशिश करोगे तो भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। यानी कोई भी कंडीशन में फ्रोजन शोल्डर में आपका हाथ 90 डिग्री से या 120 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। बट इन अंशशोष या फिर अदर पैथोलॉजीज में क्या होगा, अगर आप हाथ को सपोर्ट देते हो तो वो हाथ इजीली ऊपर चला जाएगा, यानी उसमें पैसिव रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो है वो अवेलेबल रहेगी। अब इसकी जो स्टेजेस है, तो अपभावुक को हम फ्रोजन शोल्डर की अर्ली और मिड स्टेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, अंशशोष को हम क्रॉनिक स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और फ्रोजन शोल्डर में जो मॉडर्न पैथोलॉजी में एक्सप्लेन किया गया है उसमें 3 स्टेजेस ऑलरेडी बताई गई है, वो देखेंगे हम आगे। ऑल 3 स्टेजेस आर देयर। कोरिलेशन क्या रहेगा इसका, कि अपभावुक जो है ये अर्ली फ्रोजन शोल्डर है, अंशशोष जो है ये क्रॉनिक फ्रोजन शोल्डर है, और जिसको हम मॉडर्न पैथोलॉजी में फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं वो तो फुल स्पेक्ट्रम में वो तीनों कंडीशंस को मिला के फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो जब हम मॉडर्न साइंस में फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं तो बेसिकली हमें उसे 2 कैटेगरीज में
एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपर बाहु एंड अंशशोष। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे कि ये अवस्था बदल रही है, तो अवस्था बदलने की वजह से हमारा ट्रीटमेंट लाइन भी बदलेगा। तो क्या फोकस करना पड़ेगा? पहले अपर बाहु ये जो स्थिति रहेगी इसमें वात शमन रहेगा, अंशशोष में हमको ब्रूहन करना पड़ेगा, और फिर हमको उसको व्यायाम से और बाकी चीजों से उसको रिहैब प्रोटोकॉल में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब फ्रोजन शोल्डर में ये सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। तो इसको हम सिंपली समझ सकते हैं, अगर हमको इसको मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो अपर बाहु के जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है वो फंक्शनल, जनरली फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस वहां पे ज्यादा मिलेंगे। अंशशोष में वहां पे स्ट्रक्चरल चेंजेस मिलेंगे, यानी वीकनेस मिलेगा, लॉस ऑफ मसल्स मिलेगी, लॉस ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, डिजेनरेटिव चेंजेस मिलेंगे। और फ्रोजन शोल्डर इज अ कॉन्टिनम। कॉन्टिनम का मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो फिर अर्ली, मिड और रिकवरी, उसे थाउनिंग स्टेज भी बोलते हैं, उस थाउनिंग स्टेज में भी वो आएगा। दैट इज कॉल्ड द फ्रोजन शोल्डर कंप्लीट कोर्स या 3 स्टेजेस ऑफ ये। तो अभी स्टेजेस ऑफ जो जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर, तो स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर जो होते हैं वो 3 स्टेज में फ्रोजन शोल्डर एक्सप्लेन किया गया है। द फर्स्ट इज फ्रीजिंग फेज, जो नॉर्मली 6 से 9 महीने तक रहता है, जिसमें सीवियर पेन विद मूवमेंट रहेगा, नाइट पेन रहेगा, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ आरओएम रहेगा। यानी पहले पेशेंट बोलता था कि थोड़ा कंधे से ऊपर हाथ जाता था, अभी कंधे से ऊपर जाना भी बंद हो गया, अभी उठना बंद हो गया, यानी 60 डिग्री एलिवेशन भी मुश्किल हो गया। तो वो प्रोग्रेसिव रहेगा। फिर उसके बाद में 6 से 9 महीने बाद क्या होगा पेशेंट को कि फ्रोजन फेज आएगा, यानी पेन कम हो जाएगा। पेशेंट अभी बोलेगा मुझे दुखता नहीं है, पहले बहुत दुखता था, लेकिन हाथ की मूवमेंट नहीं होती है और मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन होता है। ऐसा लगता है कि कोई तो भी रोक रहा है, कोई तो भी किसी तो भी चीज को अड़ रहा है हाथ। उसमें पेन नहीं होगा उतना उतना, उसमें शूटिंग पेन या स्वेलिंग उतनी नहीं होगी, लेकिन वो फ्रोजन, इसीलिए हम मैक्सिममली फ्रोजन शोल्डर इस स्टेट में उसको बोलते हैं। और जो थर्ड स्टेज है दैट इज अ थाउनिंग स्टेज, थॉविंग स्टेज। तो ये जो होती है 6 to 24 मंथ होती है, जैसे ग्रेजुअल रिटर्न टू आरओएम, स्ट्रेंथ इंप्रूव और फंक्शनल रिकवरी। यानी बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट या बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन को आपने बोलते हुए सुना होगा कि अगर वो ट्रू फ्रोजन शोल्डर है तो वो 1-1.5 साल तक ठीक होगा ही नहीं, चाहे आप कितनी भी ट्रीटमेंट कर लो, कितना भी कुछ उसमें हाथ पैर मार लो, वो 1 से 1.5 साल लेगा और 1 से 1.5 साल बाद वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द क्लासिकल 3 फेज फ्रोजन शोल्डर या अडेसिव कैप्सुलाइटिस हम जिसको बोल सकते हैं। देन जैसे मैंने अभी हमने जहां से शुरुआत की थी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो रोटेटर कफ टियर, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सब एक्रोमिनियल इंपिंजमेंट और कैल्सिफिक टेंडनाइटिस, ये सारी चीजें उसके साथ में मिल सकती है, जिनके सिम्टम्स जो है, साइन एंड सिम्टम्स जो है, ये फ्रोजन शोल्डर से मिलते हैं, बट द पैथोलॉजी या उसकी संप्राप्ति जो है वो कंप्लीटली अलग होती है। तो इसको हम जो मेजर जो दिखते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल पहले हमें असेस करना चाहिए कि इन चीजों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे की जाए। तो ये फर्स्ट बेसिक थिंग है कि आपको आरओएम असेसमेंट करना है, यानी रेंज ऑफ मूवमेंट जो है उनकी असेस करना है कि कौन सी रेंज ऑफ मोशन अफेक्टेड है। जैसे मैंने बताया कि अगर एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है या पेनफुल है, देन एंड देन ओनली इट विल बी द फ्रोजन शोल्डर। अदरवाइज इसके साथ में और भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, बट दीज 3 आर मेन। ओके, तो बेसिक शोल्डर मूवमेंट्स कौन सी आपकी? फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबिडक्शन है, एडक्शन है, इंटरनल यानी मेडियल रोटेशन है, एक्सटर्नल यानी लैटरल रोटेशन है। तो आपको इन बेसिक चीजों को असेस करना है कि अगर इसमें यह है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर है या फिर इट इज समथिंग डिफरेंट। कैप्सुलर पैटर्न जो होता है इसको हम देखेंगे आगे। कैप्सुलर पैटर्न में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जब पेशेंट एबिडक्शन कर रहा है तो अराउंड 60 to 80 डिग्री से एंगल में पेशेंट को पेन शुरू होता है
और 120 डिग्री टू 130 डिग्री हाथ एलिवेट करने के बाद या एबिडक्ट करने के बाद वो पेन चला जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ कैप्सुलर पैटर्न, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द रोटेटर कफ इंजुरी होता है। उसके बाद में कुछ स्पेशल टेस्ट भी आपको करने चाहिए, जैसा एक्सरे है या एमआरआई है, कि जिससे आपने इसको कंफर्म करना चाहिए। देन स्कैपुलर डिस्काइनेसिस, ये जनरली स्कैपुला में आपको मिलेगा कि किसी पेशेंट के कंजेनाइटल इश्यू है या फिर बाद में जो पेरिस्केपुलर मसल्स है उनकी वीकनेस की वजह से स्कैपुलर मूवमेंट, जो हमने थोरैकोस्कैपुलर मूवमेंट बोली थी, वो डिस्टर्ब है। तो उसके लिए आपको स्कैपुला को देखना चाहिए कि वो क्या सही फंक्शन कर रहा है, दोनों साइड में सिमिलर स्कैपुलर मूवमेंट हो रही है या एक साइड में कोई दिक्कत है। तो अगर वैसा है तो आपको आपका अप्रोच बदल के स्कैपुला के डिस्काइनेसिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन सम अदर लेक्चर। आज हम फ्रोजन शोल्डर के लिए बात कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग द डिफरेंशियल डायग्नोसिस और सर्वाइकल स्क्रीनिंग की। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कोई एंगल है क्या, पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है क्या, तो आपको शोल्डर के साथ साथ इसमें एक क्लासिकल मूवमेंट मिलेगा। अगर आप पेशेंट का रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, अगर आप नेक मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में पेशेंट का कराओगे तो उसका शोल्डर का जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी बदलेगा अलॉन्ग विद दी सर्वाइकल मूवमेंट। अगर ट्रू फ्रोजन शोल्डर है तो आप सर्वाइकल का कितना भी मूवमेंट करा लीजिए, फ्रोजन शोल्डर में रेंज ऑफ मोशन नहीं बदलेगा। Am I clear? So let's see further क्या डिफरेंसेस है। तो जैसे मैंने बताया कि जॉइंट कैप्सूल जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, एंड दैट इज व्हाई शोल्डर ब्लेड के साथ जो ह्यूमेरस का अटैचमेंट होता है, ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट को जो स्टेबलाइज करती है अलग अलग टेंडॉन्स और लिगामेंट्स के साथ, वो कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल फ्रीज हो जाती है या वो कैप्सूल फ्रोजन हो जाती है। तो इसमें ये तीन रोटेशन, जैसे मैंने बताया था कि एबिडक्शन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, ये अफेक्टेड आपको मिलेंगे। तो दीज आर द क्लासिकल साइंस। अगर इसमें से एक भी आपको ऐसा मिल रहा है कि भाई ये रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल है, तो यू कैन सस्पेक्ट द अदर पैथोलॉजी। वेरी क्लियर। देन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या डिफरेंस मिलेगा, तो जैसे मैंने बताया कि फ्रोजन शोल्डर में कैप्सुलर पैटर्न नहीं मिलेगा, कि एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन ये पेनफुल रहेंगे। एक्सटर्नल रोटेशन सबसे ज्यादा पेनफुल रहेगा, उससे ज्यादा एबडक्शन और उससे सबसे कम इंटरनल रोटेशन। एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन दोनों भी रिड्यूस मिलेंगे, यानी आपके हाथ से या पेशेंट खुद के हाथ से भी हाथ को एक्सटर्नली रोटेट या एबडक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद में सीवियर स्टिफनेस रहेगा, पेन जो रहेगा वो केवल शोल्डर तक रहेगा, उसमें वो रेफरल पेन नहीं मिलेगा, शोल्डर तक नीचे नहीं आएगा। पेशेंट कभी कभी ये दोनों चीजें साथ में हो सकती है, बट हम जब क्लासिकल फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो लोकलाइज ही रहेगा। और एड फील कैप्सुलर रहेगा। एड फील कैप्सुलर रहेगा मतलब कि ऐसा रहेगा, जैसे मैंने बताया कि भाई वो कैप्सूल में कुछ अटक रहा है, कुछ फंस गया है, जिसकी वजह से हाथ पीछे नहीं जा पा रहा है। और एबिडक्शन इज मार्केटली लिमिटेड टू द 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री से ऊपर जब वो एबडक्ट या हाथ ऊपर करने की कोशिश करेंगे तो उसको बॉडी को टिल्ट करना पड़ेगा, या वो स्लाइटली साइड बेंड हो जाएंगे हाथ ऊपर उठाते हुए। जबकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या होगा कि कैप्सुलर पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मली एक्सटर्नल रोटेशन, एबिडक्शन, इंटरनल रोटेशन ये पेनफुल नहीं मिलेंगे। कभी कभी एबिडक्शन पेनफुल मिल सकता है, लेकिन वहां पे अगर आप पेशेंट को सपोर्ट करके या पेशेंट खुद के हाथ से सपोर्ट करके 100% यानी 180 डिग्री तक एबडक्ट करता है तो वो रेंज, उसमें पेन नहीं होगा। लेकिन पेशेंट खुद से यानी एक्टिव मूवमेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन पैसिव मूवमेंट जो है वो रहेगा। उसके बाद में पेन ड्यू टू नेक रेफरल, यानी उसमें आप पेन की जब फ्लेक्शन या एक्सटेंशन या फिर साइड बेंडिंग कराओगे तो उसमें पेन मॉड्यूलेशन होगा, यानी पेन कम ज्यादा होते रहेगा पेशेंट को अपॉन द मूवमेंट ऑफ शोल्डर। उसके बाद में आरओएम वेरीज विद द नेक पोजीशन, जो मैंने पहले ही कहा कि जैसे नेक की पोजीशन बदलोगे तो रेंज ऑफ मोशन भी पेशेंट का बदलेगा। और इसमें एक और क्लासिकल साइन मिलती है आपको कि एबडक्शन जो है वो माइल्डली लिमिटेड रहता है 90 डिग्री तक, यानी हाथ आसानी से 90 डिग्री तक चला जाता है, फिर उसके ऊपर जाने में तकलीफ होती है पेशेंट को। जबकि
फ्रोजन शोल्डर, जो ट्रू फ्रोजन शोल्डर में उसमें 60 डिग्री से ही आपको पेन आना शुरू हो जाता है या फिर रिस्ट्रिक्शन फील होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं रोटेटर कफ पे। तो ये जो आप इमेज देख पा रहे होंगे आपकी लेफ्ट साइड पे, तो इसमें 60 डिग्री तक जनरली पेन नहीं होता है, फिर 60 टू 120 डिग्री इसे पेनफुल आर्क टेस्ट भी कहते हैं। अगर इस एंगल में पेन आपको आ रहा है तो जनरली ये इट इज कंसिडर कि ये रोटेटर कफ की वजह से रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। तो इट लाइकली लीड्स टू द सडन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इन मोस्ट डायरेक्शन, मे हैव प्रिजर्व पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट। और इसमें क्या होगा कि अगर वहां पे टीयर नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा स्प्रेन नहीं है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी रोटेटर कफ मसल में अगर स्प्रेन या यह है तो फिर हो सकता है कि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो, लेकिन पैसिव मूवमेंट फिर भी एक्टिव रहती है। सुप्रास्पाइनेटस टेंडोनोसिस इज द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग, जिसको फ्रोजन शोल्डर के साथ कंपेयर किया जाता है। और मैक्सिमम जो लोग बोलते हैं कि मैंने एक अग्निकर्म में फ्रोजन शोल्डर ठीक कर दिया, तो दे आर मोस्ट ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस टेंडोनोसिस या सुप्रास्पाइनेटस स्पाइनेटस स्प्रेन उनमें होता है, जिसकी वजह से वो पेन या रेंज ऑफ मोशन जल्दी सही हो जाती है। अब फ्रोजन शोल्डर में क्या है ना कि एक्सपेक्ट इक्वल रिडक्शन इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव रीजन। इसमें आप एक्टिव भी हाथ नहीं उठा पाओगे और पैसिवली भी हाथ ऊपर जाएगा नहीं। एक्सपेक्ट एटलीस्ट 50% रिडक्शन इन एक्सटर्नल रोटेशन कंपेयर टू अदर साइड। जनरली दोनों साइड में जब आप हाथ ओपन करने की कोशिश करोगे, जैसा दरवाजा ओपन करते हैं दोनों तरफ से, तो जिस साइड में अफेक्टेड है उसका 50% से ज्यादा एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होगा। तो 50% के करीब, इट इज एवरेज 50 to 60% के करीब वो आपको रिस्ट्रिक्टेड एक्सटर्नल रोटेशन मिलेगा। सो ये हमने सर्वाइकल में क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सिम्टम्स देखने चाहिए, रोटेटर कफ टीयर में क्या देखने चाहिए, ये देखिए। अब पंचकर्मा प्रोटोकॉल पे आते हैं। जनरली फर्स्ट स्टेज में हमने बहुत ज्यादा स्नेहन नहीं करना चाहिए, जो कि अपबाहुक स्टेज हमने उसमें बताई गई कि उसमें आपको फोकस करना चाहिए थोड़ा सा रुक्ष स्वेदन पे, क्योंकि वहां पे स्वेलिंग रहेगा, वहां पे स्त्रोतावरोध, वहां पे जो अर्ली चेंजेस है तो ऑलरेडी स्टिकीनेस वहां पे रहेगा, जो स्निग्ध पिच्चिल गुण वहां पे बढ़ा हुआ रहेगा। तो आपको वहां पे स्नेह जैसे विषगर्भ तेल या फिर कोट्टम चुकादी या चिंचलवन तेल, ऐसे तेलों से करना चाहिए। इस कंडीशन में स्वेदन जो है वो शुष्क स्वेद से कर सकते हैं आप। पत्रपिंड पोटली स्वेद इसमें ज्यादा हेल्पफुल होता है रादर देन इसमें षष्टिक्षाली से। कपिंग कर सकते हैं आप, स्टैटिक और डायनेमिक कपिंग आप कर सकते हैं, यानी कप लगा के पेशेंट को रोटेशनल मूवमेंट दे सकते हैं, जिससे कि वहां का जो फेशिया है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, रिलीज हो जाए, जो टेंडन्स में जो स्टिकीनेस आ गया, स्टिफनेस आ गया, वो थोड़ा सा रिलीज हो। मर्म थेरेपी कर सकते हैं, अंश मर्म, कक्षाधरा मर्म, अनवीन मर्म, कुरपर मर्म और इंद्रबस्ती मर्म और क्षिप्र मर्म, इन सारे मर्मों का आप स्टिमुलेशन करके भी पेशेंट को एक टेम्पररी रिलीज या फिर प्रोग्रेसिव रिलीज दे सकते हैं। अंश बस्ती आपको अंश शोष में काम आएगा। अंश शोष जब होता है तो आप अंश बस्ती उसमें कीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का एंगल अगर है तो मन्याबस्ती प्रीफर कर सकते हैं। नस्य लॉन्ग आप पेशेंट को बोल सकते हैं दोनों कंडीशंस में। और अगर वहां पे डिजेनरेटिव चेंजेस है तो फिर आप तिक्त क्षीर बस्ती दे सकते हैं, या फिर आप सिंपल धनवंतर तेल की बस्ती या फिर सहचर तेल की बस्ती भी पेशेंट को शुरू कर सकते हैं अगर ओल्ड एज पेशेंट है। बिकॉज अगर डायबिटिक कंडीशन है तो उसमें भी रुक्षता आई हुई है डायबिटीज में, तो ये बस्ती दोनों जगह काम करेगी। इन जो स्निग्धता डायबिटीज में बिकॉज ऑफ एंटी डायबिटिक मेडिसिन आई है वो भी कम करेगी, यानी वो सार्वदेहिक इम्पैक्ट भी देगी और लोकल इम्पैक्ट भी देगी। आई एम स्पीकिंग अबाउट द अनुवासन बस्ती, नॉट द निरोबस्ती। निरोबस्ती आप अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन दे सकते हैं। चॉइस ऑफ मेडिसिन में और स्टेज वाइज में हम क्या कर सकते हैं कि आम अवस्था में जो अर्ली इन्फ्लामेटरी चेंजेस है उसमें जब पेन ज्यादा है, हेवीनेस ज्यादा है, स्टिफनेस है, माइल्ड स्वेलिंग है और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, तो उसमें पहला जो हमें करना है वो आम पाचन करना है। वात कफ शमन जैसे क्योंकि प्रकोप है, वहां पे अवरोध है, तो हमको आम पाचन और वात कफस ये करना है। तो उसमें आप सिंहनाथ गुगुल, रासना, सप्तक क्वाथ, दशमूल क्वाथ,
ऐसे ड्रग्स यूज कर सकते हैं। इसके वक्त जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा स्नेहन करना अवॉइड कीजिए, फोकस ऑन डाइजेशन, दीपन पाचन पे हमें बेसिकली फोकस करना है। तो इसके लिए पत्र पिंड पोटली श्वेत बहुत अच्छा काम करता है। जब निराम अवस्था आ जाएगी कि स्टिफनेस है लेकिन पेन नहीं है, जिसमें स्टिफनेस बढ़ गया है, पेन कम हो गया है, रिस्ट्रिक्शन है, कैप्सुलर पैटर्न दिख रहा है, तो इसमें वात बेसिकली हमको शमन, वात शमन पे हमको करना है। तो इसके लिए हमको एक्सक्लूसिवली स्नेहन करना है। आपको अंश बस्ती वहां पे कर सकते हैं, आप बस्ती दे सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में ब्रुहन कल्प हमें देना है, जैसे योगराज गुग्गुल हो गया, त्रयोदशांग गुग्गुल हो गया, जिसमें बेसिकली ब्रुहन हमें वहां पे अपेक्षित है। और यही स्टेज होती है जब आप एक्सरसाइज यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो पेशेंट को, फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हो, या कुछ एक्सरसाइजेस मैं बताने वाला हूँ वो एक्सरसाइज भी आप पेशेंट को दे सकते हो। इसके बाद में क्रॉनिक कंडीशन जब आ जाती है, एक क्षयज अवस्था जिसको थाउनिंग या डिजेनरेटिव केस भी स्टेज भी कहते हैं, तो इसमें मिनिमल पेन रहेगा, स्टिफनेस भी कम हो जाएगी, लेकिन इंप्रूविंग लेकिन वीकनेस रहेगी। पेशेंट ऐसा बोलेगा कंधे में वो ताकत नहीं लगती है। तो इसमें हमें को बृहन और रसायन देना है। तो इसमें अश्वगंधा चूर्ण और लाक्षादी गुग्गुल, बला चूर्ण, उसके साथ में ऐसे ड्रग्स आप इसके साथ यूज कर सकते हो, योगराज गुग्गुल और त्रयोदशांग गुग्गुल के साथ। और यहाँ पे जो फोकस है वो स्ट्रेंथ पे है, फंक्शनल रिकवरी पे है। तो यहाँ पे आपको व्यायाम उसको देना है, योगासन देना है स्पेसिफिकली। तो दिस शुड बी द स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल टू रिहैब और टू अनफ्रीज द फ्रोजन शोल्डर। एक्सरसाइज में आपको पेंडुलम एक्सरसाइज, पैसिव आरओएम, कैप्सुलर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और फंक्शनल रिहैब, इस प्रोटोकॉल के साथ जाना है। जो जब मैक्सिमम पेनफुल होता है तो आपको पेंडुलम एक्सरसाइज देना है। जब पेन थोड़ा सा कम हो जाए, रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाए, तो आपको पैसिव रेंज ऑफ मोशन उसमें थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करना है। फिर कैप्सुलर स्ट्रेचिंग देना है और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज लास्ट में करना है। और फिर फंक्शनल रिहैब यानी फुल फ्लेज में उनको काम करने के लिए आपको प्रमोट करना है। तो ये एक्सरसाइज कैसे की जाए उसके ये सिंपल फोटोग्राफ है कि इसमें कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये जो पेंडुलम एक्सरसाइज है, तो इसमें देखिए पेशेंट स्टूल पे हाथ रख के झुक के खड़ा है, और ये पेशेंट में यहाँ पे हाथ को नहीं हिलाना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक्सरसाइज देते हैं उस वक्त वो क्या करते हैं कि हाथ को हिलाते हैं। तो हाथ को नहीं हिलाना है, आपको कमर को हिलाना है। हाथ को एक पेंडुलम जैसे लटका देना है, हाथ अपने आप हिलेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे वक्त आपको कमर हिलाना है, ना कि आपको हाथ को हिलाना है। उसके बाद में फिंगर वॉक, वॉल क्लाइंबिंग, ये इंप्रूव एबडक्शन एंड फ्लेक्शन। तो ये भी धीरे धीरे आपको फर्स्ट स्टेज में कराना है। जब ये थोड़ा सा ये बेसिक टू एक्सरसाइजेस के और बाकी मेडिसिन की वजह से जब पेन आपका थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, आपका जब थोड़ा सा स्वेलिंग कम हो जाएगा, तो फिर आप इंटरनल रोटेशन और स्ट्रेच के लिए टॉवेल के साथ, यानी टॉवेल को पीछे पकड़ के दोनों हाथों से खींचना है ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में। तो टॉवेल स्ट्रेच आप कर सकते हैं, कैप्सुलर स्ट्रेच भी इसे कहा जाता है। उसके बाद में पोस्टीरियर कैप्सुलर स्ट्रेच में आपको क्रॉस बॉडी स्ट्रेच करना है, यानी हाथ को बॉडी को क्रॉस करके, मैं आपको एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट भी कर दूंगा। और सेकंड आपको जैसे इसमें दिखा है एक्सटर्नल रोटेशन विद स्टिक, एक लकड़ी को पीठ के पीछे पकड़ के उसकी हेल्प से आपको हाथ पीछे लेके जाना है। सुपाइन असिस्टेड फ्लेक्शन, इसका मतलब हाथ ऊपर जाते हुए दूसरे हाथ से उसको रोकना है, धीरे धीरे पैसिव मूवमेंट देना है। मैं ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट भी करता हूँ। यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे कि जब भी पेशेंट लेट रहा है तो उसके कंधे सपोर्टेड होने चाहिए, ना कि केवल सर के नीचे तकिया होना चाहिए। तकिया जो होना चाहिए वो राइट फ्रॉम कंधा होना चाहिए, जो उसपे कंधे भी उसके ये हो। तो इसमें की पॉइंट क्या है कि जब एक्सटर्नल रोटेशन मोर पेनफुल है एबडक्शन से और रिस्ट्रिक्शन से, तो अवॉइड अग्रेसिव स्ट्रेचिंग अर्ली। बहुत ज्यादा अग्रेसिव पेशेंट को लगाइए जोर ऐसे नहीं करना है। उसके बाद में क्या करना है कि हीट और ऑयल थेरेपी जो है वो उस वक्त पे हमें करना है, और जॉइंट मोबिलाइजेशन जो है जब वो पेन कम हो जाए तब हमें करना है। तो फ्रीजिंग में जो हमारा जब अर्ली स्टेज है, तो हमें क्या, हमारा पहला मोटो क्या होना चाहिए कि पेन रिलीफ, मेडिसिन,
पंचकर्मा और पेंडुलम जेंटल असिस्टेड में करना चाहिए। फ्रोजन शोल्डर जब हो जाए सेकंड स्टेज में तो मोबिलिटी देना चाहिए, वॉल क्लाइंबिंग और स्टिक एक्सटर्नल रोटेशन ये एक्सरसाइज करना चाहिए। थाउनिंग में हमें स्ट्रेंथन और आरओएम बढ़ाने की एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्टिव एंड रेजिस्टेंस। तो दिस वाज एक्चुअली टू ओके, सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द फ्रोजन शोल्डर। अब मैं दो तीन चीजें आपको बोलता हूं। जैसा फ्रोजन, जैसे मैंने बोला कि लकड़ी से ये करके, तो आपको यहां से एक लकड़ी डाल के मैं ये स्केल दिखाता हूं आपको। ये जो है आपको इस हाथ से इसको पीछे ढकेलना है। एक्सटर्नल रोटेशन जब आपका पेनफुल है तो हाथ से ये स्केल से ढकेलना है। ओके, तो दिस इज पैसिव, लेकिन जोर नहीं लगाना है। देन टॉवेल की जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी, जिसमें आपको हाथ इस तरीके से पकड़ना है और इसको ऊपर नीचे पुल करना है। ओके, तो ये चीज है। अब अग्निकर्म बहुत बार बोला जाता है कि अग्निकर्म गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट, अग्निकर्म गिव्स, हाँ डेफिनेटली अग्निकर्म गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट, लेकिन अग्निकर्म मेरा बोलना है कि जब फ्रोजन स्टेज है, जहां पे पेन कम हो चुका है, वहां पे आप कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में अग्निकर्म करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। वहां पे आप पत्रपिंड पोटली श्वेत जो है वो ज्यादा प्रीफर कीजिए। भले ही आप बहुत ज्यादा अति उग्र रुझा में आपको कहीं पे पेन मिल रहा है तो आप अग्निकर्म कर सकते हैं, बट पेशेंट को बताइए कि ये रिपीट आ सकता है। अभी दर्द कम हो गया तो क्या होगा ना, पेशेंट का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अग्निकर्म करोगे, 2 दिन बाद वापस पेन बढ़ेगा तो फिर पेशेंट का कॉन्फिडेंस आप पे लो हो जाएगा। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि मैं अग्निकर्म कर रहा हूँ, इससे आपका अभी जो पेन है वो कम हो जाएगा, लेकिन ये वापस आ सकता है। तो अग्निकर्म बेसिकली प्लेज द बेस्ट रोल इन द फ्रोजन स्टेज, जो कि सेकंड स्टेज जिसमें हमने बताए गए थे उसमें करेगा, क्योंकि उसमें क्या है ना, स्त्रोतावरोध है, स्टिकीनेस हो चुका है। तो अग्निकर्म से क्या होगा कि वो स्टिकीनेस कम हो जाएगा, धातु पाचन होगा, उसके बाद में स्त्रोतावरोध दूर होगा और वहां पे ब्रूहन चालू हो जाएगा। लेकिन अर्ली स्टेज में क्या है ना कि वहां पे ऑलरेडी स्वेलिंग है, वहां पे ऑलरेडी उष्ण गुण बढ़ा हुआ है, वहां पे ऑलरेडी पित्त है। तो शायद उष्ण द्रव्य है हरिद्रा खंड, तो हरिद्रा खंड की वजह से अग्निकर्म करते हैं। तो इट मे बी द लॉजिक कि भाई वहां पे जैसे हमने बताया कि वात और कफ दृष्टि है फ्रोजन स्टेज में, क्योंकि वहां पे स्त्रोतावरोध हो चुका है। तो कफ और वात को जब हमको कम करना है तो उसके लिए आपको पित्त बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज वात प्लस पित्त प्लस कफ इक्वल टू 100%। तो इफ देयर इज अ प्रोमिनेंस ऑफ वात एंड कफ, तो उसके लिए आपको पित्त बढ़ाना पड़ेगा। तो दैट इज वाई शायद हरिद्राखंड के से अग्निकर्म बोला गया हो। सो दैट मे बी मेक सेंस। मैं तो नहीं करता हूँ, मैं पंचधातु शलाका से ही करता हूँ, बट आपने पूछा इसलिए मैंने मेरा रीजन बताया। माइट बी आई एम रॉन्ग, माइट बी आई एम राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। देयर आर सम क्वेश्चंस, वी विल गो टू देम। हाँ, प्रमेय फ्रोजन शोल्डर का हेतु हो सकता है। इट इज द क्लियर इंडिकेशन, यानी वो तो बहुत, यानी आपने डायबिटीज, कोई भी फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट अगर आपको दिख रहा है ट्रू फ्रोजन शोल्डर में है, तो आपने उसका डायबिटिक हिस्ट्री चेक करनी ही चाहिए। बिकॉज क्या है ना कि प्रमेह में क्या होता है कि प्रमेह संतर्पणोक्त तो व्याधि लगता है, बट एक्चुअली इस प्रमेह में जो है वो धातुक्षय होता है, और फ्रोजन शोल्डर जो है ये धातुक्षय जन्य व्याधि ही है। बंध फॉर शोल्डर पेन, जी बंध आप शोल्डर पेन के लिए कर सकते हैं, बट इट इज नॉट द ट्रीटमेंट। बंध से आप क्या करोगे कि उसको प्रोटेक्ट करोगे, यानी क्योंकि अगर मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट स्टेज में वहां पे स्वेलिंग है, वहां पे रिस्ट्रिक्शन है, तो अगर वहां पे फ्रिक्शन हुआ, मूवमेंट हुआ, तो वो स्वेलिंग बढ़ जाएगा,
वो वहां का जो पेन है वो बढ़ जाएगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो स्वेलिंग करने के लिए आप बंधे लगा सकते हैं, शोथर बंधे वहां पे आप लगा सकते हैं, इमोबिलाइजिंग कर सकते हैं, टेपिंग कर सकते हैं, यू कैन डू इट, बट इट विल बी अ सपोर्टिव, इट विल नॉट बी अ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। तो आप जो भी कर रहे हो, यू शुड बी वेरी क्लियर कि वो करने के पीछे आपका एम क्या है। तो तब आप जब पेशेंट को बोलोगे कि ये ठीक है, ये मैं टेप लगा रहा हूँ, ये मैं लेप लगा रहा हूँ, ये बंधे बांध रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन ये पूरी ट्रीटमेंट नहीं है, तो क्या होगा ना कि पेशेंट विल बी क्लियर। गॉट इट सर? पेशेंट को पेन नहीं है बट अपवर्ड मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है, तो आफ्टर ट्रीटमेंट फ्री होता है क्या? यस, डेफिनेटली होता है। मैंने जैसे बताया आपको कि अगर पेशेंट को पेन नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, तो फर्स्ट थिंग देखिए डॉक्टर आशा मैम, अगेन हम वहीं पे आ गए कि हमने डायग्नोसिस किया ही नहीं है उसका। अगर उसका सुप्रास्पाइनेटस टेंडन टियर होगा या कंप्लीट टियर होगा, तो अब दुनिया की कोई भी ट्रीटमेंट कर लो, वो हाथ ऊपर आएगा ही नहीं। आपको उसको रिपेयर करेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी उसका टियर करेक्ट करना पड़ेगा। सुप्रास्पाइनेटस टियर अगर पेशेंट को होगा, हाथ ऊपर जाता नहीं, ये साइन है, समझिए, दिस इज नॉट द डायग्नोसिस। हम लोगों में प्रॉब्लम यही है कि हम बहुत जल्दी ट्रीटमेंट की तरफ भागते हैं, डायग्नोसिस के लिए हम कम टाइम देते हैं। मेरा बोलना है 90% टाइम शुड बी गिवन टू डायग्नोसिस, 10% शुड बी गिवन टू ट्रीटमेंट। Sorry sir, I can't share the PPT because it is an intellectual property. सर इट विल बी वेरी ये कि वापस उस चीज पे जाना। ओके, पेंडुलम एक्सरसाइज आई विल शो, आई विल ट्राई टू शो कैसे आएगा। So this is the table. I am taking support of this table and bending. Like most of the people, what they do, they rotate the hand like this. But आपको हाथ नहीं घुमाना है. What you have to do? You have to rotate your lumbar like this. Clockwise and anti-clockwise. Got it? अब गुड़ अग्निकर्मा, गुड़ भी उष्ण द्रव्य है, तो हो सकता है उससे भी वही इम्पैक्ट आता होगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? मर्म चिकित्सा कौन से स्टेज में कर सकते हैं? मर्म चिकित्सा आप एनी स्टेज में कर सकते हैं, बट फर्स्ट स्टेज में मर्म चिकित्सा थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है और उतने रिजल्ट भी आउटकम नहीं आएंगे। वहां पे आपको शमन और ये जो मैंने कहा आपको कि रुक्ष स्वेदन, यही करना है। जैसे पेन कम हो जाएगा तो आप मर्म चिकित्सा कर सकते हैं। सर इफ देयर टीयर देन इट नीड सर्जरी? यस डेफिनेटली, अगर टीयर है, कंप्लीट टीयर है, तो इट विल नीड द सर्जरी, क्योंकि हाथ को उठाने वाला टेंडन ही अगर टूट गया है तो वो हाउ इट विल वर्क। और सर्जरी से आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आयुर्वेद ही फर्स्ट साइंस है जिसने सर्जरी इंट्रोड्यूस किया है। लंबर रोटेशन में सर इफेक्टेड हैंड को सपोर्ट लेना है या अपोजिट हैंड को? सर लंबर रोटेशन में जो हाथ आपका पेनफुल है उसको पेंडुलम बनाना है। वो क्या होगा, व्हाट एक्चुअली इट विल डू, कि जब आप हाथ को ढीला छोड़ोगे और सपोर्ट जो नॉन अफेक्टेड हैंड है, जो अच्छा हैंड है आपको, उसका, नहीं तो वो तो पेनफुल हो जाएगा। जब आप लंबर रोटेशन दोगे और ये हाथ ऐसे लटकेगा, तो व्हाट इट विल डू, इट विल लूज द कैप्सूल, वो उस कैप्सूल को लूज बनाएगा एंड दैट विल इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन। आपको एक्सरसाइज क्यों कराना है, उससे क्या इंपैक्ट होने वाला है, इसको आपको समझना पड़ेगा। एक्सरसाइज लंबर हिलाना जरूरी नहीं है, हिलना हाथ ही चाहिए, बट आप अगर हाथ
को यूज करके हाथ को हिलाओगे तो जो स्टीफ कैप्सूल है वो पेनफुल हो जाएगी, लेकिन आप लंबर से हाथ को अपने आप हिलने दोगे तो क्या होगा कि वो उसको लूज करेगा। जैसे किसी चीज को हम हिलाते हैं तो वो लूज हो जाती है, तो लाइक दैट ओनली। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हेड़ा सर, डॉक्टर ललित हेड़ा सर ने एक ग्रुप के लिए नंबर शेयर किया है, वहां पे आप ये केस जो है, जो भी क्वेश्चन है केस के रिलेटेड, वो वहां पे डालिए, यानी जिसमें सबको फायदा होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा एक एक केस डिस्कस करते बैठेंगे तो वी कैन नॉट हैव द अनदर सेशन। तो 65 ईयर ओल्ड वुमन है, उसका बोथ हैंड्स पेन, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, ट्रीटमेंट बताओ सर। सॉरी सर, ये यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ, आई एम वेरी सॉरी। अगर आपको सीखना है, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको अगर सही में ऐसा लगता है कि यू वांट टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तो फर्स्ट आप आपका डायग्नोसिस कीजिए और उस डायग्नोसिस में आप फिर मुझसे डिस्कस कीजिए कि सर ये पेशेंट को ये कंडीशन है और आप ट्रीटमेंट बताइए। सॉरी सर, आई एम नॉट अ गाइड, मुझे देखना पड़ता है पेशेंट को, आई हैव टू चेक, आई एम अ क्लिनिशियन। केवल सिम्टम्स और साइन देख के मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। आयुर्वेद में मेरे शास्त्र ने पहले बताया कि पेशेंट की निदान करने के लिए दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न तीनों चिकित्सा करनी चाहिए, 10वीं चिकित्सा करनी चाहिए। और दिक्कत यह है कि आजकल 10वीं चिकित्सा के बारे में, पेशेंट एग्जामिनेशन के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में लोग बोलते ही नहीं है। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड ओनली इन कि हमें ट्रीटमेंट बता दो। सर, अगर आपको डायग्नोसिस समझ गया तो ट्रीटमेंट आप खुद ही बता दोगे, और हो सकता है कि मुझसे ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट आप बता पाओगे। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि द सिंपल थिंग, निदान परिवर्जन चिकित्सा का सिंपल डेफिनेशन है। तो आप पहले निदान तो ढूंढिए। दिस ऑल लेक्चर, ये लेक्चर सीरीज, ये फ्री लेक्चर सीरीज करने का उद्देश्य आप लोगों को फ्री ट्रीटमेंट सिखाना नहीं है, आप लोगों का ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। आप लोग सोचिए, आज हमने सिर्फ फ्रोजन शोल्डर के बारे में सोचा है, आप लोग रोटेटर कफ इंजरीज में क्या क्या हो सकता है, रोटेटर कफ इंजरीज में क्या ट्रीटमेंट देनी सही होगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से अगर रिस्ट्रिक्शन है तो उसमें न्यूरोफिजियोलॉजिकल ये भी होगा, पूरा पेन यहां से होगा, सर्वाइकोजेनिक हेडेक होगा पेशेंट को, तो उसमें आपको क्या ट्रीटमेंट करना जरूरी रहेगा। इन सारी चीजों को आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, आपको पेशेंट को सिर से पैर तक एग्जामिन करना पड़ेगा, ये चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। सो आप ग्रुप में ज्वाइन होइए, और आप लोग ये भी दीजिए कि अगला लेक्चर जो हम हर बुधवार को, हर वेडनेसडे को जो हम ये मॉर्निंग विद आयुर्वेदा सीरीज चालू की है, तो अगला टॉपिक आप किस पे सुनना चाहोगे, किस पे डायग्नोसिस पे करना चाहिए। और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि नो डाउट आई हैव शेयर्ड दी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, आई हैव शेयर्ड दी पंचकर्मा प्रोटोकॉल, बट माय फोकस कि आप डिपेंडेंट ना हो। आयुर्वेद में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम डिपेंडेंट प्रैक्टिस कर दें, उसके आगे हम सोचते ही नहीं है। तो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपके अगर ये क्लियर होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आप ट्रीटमेंट उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। Yes, you can do. Avian, okay. So, okay, friend. I hope सर that वेरी वेरी थैंक्स सर, आपने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया फ्रोजन शोल्डर का, और जितना ज्यादा डीप ले गए, बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। मर्म चिकित्सा में जो किसी ने पूछा मर्म के बारे में, तो मर्म में आप जो है वो अंशमर्म, कक्षाधरा मर्म, अनिमर्म, इंद्रबस्ती और क्षिप्रमर्म ये प्राइमरी कर सकते हैं। अगर सर्वाइकोजेनिक हेडेक है तो आपको अपांग मर्म भी आप उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और
जो ऊर्ध्वजत्रुगत मर्म है उनको भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नी पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, नी पेन ऑलरेडी हमने पिछले ही लेक्चर में किया है मैडम, बियॉन्ड नी। मैं आपके साथ कॉमन केसेस डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता कि कॉमन केसेस आप सब लोग बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। मैं अटिपिकल चीजें ही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपको और ज्यादा क्लिनिकली प्रिसाइज बनाएंगे। एवियन सर लिया जाए ज्यादा बढ़िया रहेगा। एवियन के लिए मैं कोशिश करता हूं सर, बिकॉज मैं खुद एवियन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता हूं। कुछ केसेस है एवियन की हमारी जिनको बहुत अच्छे ये आए हैं, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कीप एवियन। ठीक है, नी पेन पे हम और एक सीरीज ले लेंगे। ओके, ओके, वेरी वेरी थैंक्स सर। डिजनरेशन ऑफ नी कार्टिलेज, ठीक है, वो उसमें ही आ जाएगा। हील पेन, ओके, हील पेन में भी ये सारे वी मेस नी पेन क्लास, कैन वी गेट इट, साइटिका, ओके, साइटिका में भी हम, ओके, ये सारे टॉपिक्स को वन बाय वन लेते हैं हम। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू।